ब्रिटिश भू राजस्व नीति, ठीक है। तो आर्थिक नीति में पढ़ना है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति कैसे काम करते थे, ठीक है। इस टाइप का जो भू राजस्व नीति है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसको देखेंगे कि भू राजस्व नीति कितना इफेक्टिव था इनका, ठीक है। चलो, तो हमें 3 तरह के भू राजस्व नीति पढ़ना होता है। पहला होता है कि जमींदारी प्रथा, पहला अनुभव, उसका पहला अनुभव था, ठीक है। पहला क्या अनुभव था, उन्होंने अनुभव लिया था, तो जैसे कि आपको पता है कि 24 परगना लिया था, ठीक है। 1756 में 24 परगना लिया था, 57 में, ठीक है। उसके बाद फिर इलाहाबाद का, अवध का कुछ क्षेत्र लिया है। तो इस टाइप का उनको कुछ अनुभव था, पहला। दूसरा, इसमें जमींदारी व्यवस्था लागू किया, क्योंकि पता था कि जमींदारी प्रथा उसको लागू इसलिए भी करना था क्योंकि उनको आय में अस्थिरता चाहिए था। आय में अस्थिरता, जब आय में अस्थिरता रहेगा तो वो अपने आगे की प्लानिंग कर सकते थे, आगे युद्ध की प्लानिंग कर सकते थे, साम्राज्य विस्तार की प्लानिंग कर सकते थे, है ना। सेनाओं को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर सकते थे। इस टाइप का इनका विजन चल रहा था, इसलिए इन्होंने जमींदारी प्रथा लागू करने का प्रयास किया, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है भू राजस्व प्लानिंग में जमींदारी प्रथा क्या था, जमींदारी प्रथा। और इसके पहले भी इन्होंने जमींदारी प्रथा कुछ लागू करने का प्रयास किया है ना। जमींदारी प्रथा लागू करने का प्रयास तो नहीं किया, इसको कह सकते हैं, बट हाँ इस क्षेत्र में कुछ अनुभव लिया है, ठीक है, राजस्व वसूलने के क्षेत्र में। दूसरा, राजस्व वसूलने का जो तरीका रखा उन्होंने जमींदारी प्रथा रखा है, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त रखा है। और तीसरा है रैयत बाड़ी, ठीक है। और चौथा है महलबाड़ी। तो 4 तरीके का इनका फेज रहा है कि किस प्रकार रेवेन्यू वसूलेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि जमींदारी सबसे पहले लागू किया गया था, जमींदारी प्रथा, ठीक है, 1993 में, 1793 में लागू किया गया था, है ना। तो 1793 में जब लागू किया गया तो आपको पता है कि जब 1790 लागू जब किया हो गया होगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जीता होगा, है ना। तो क्योंकि बंगाल, अवध, दिल्ली का भी क्षेत्र ले लिया था, अवध का भी क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा सब जीत लिया था, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जमींदारी प्रथा लागू करेगा, जिसे बंगाल लागू करेगा, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी मद्रास के कुछ भागों में लागू करेगा, ठीक है। चलो, रैयत बाड़ी में देखेंगे तो बंगाल, अब देखो रैयत बाड़ी कैसे लागू, सेकेंड फेज में रैयत बाड़ी लागू करेगा। तो सेकेंड फेज में रैयत बाड़ी लागू करेगा क्योंकि इसमें मराठा के अब मामला जीत लिया था, ठीक है। तो अब बॉम्बे, मद्रास के मामलों को लागू करेगा और असम का कुछ क्षेत्र को लागू करेगा, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है कि असम, ठीक है, इस टाइप का। उसके महलबारी प्रथा में देखेंगे तो मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, है ना। तो इस क्षेत्र में जो है साइड वाले क्षेत्र में लागू करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रारंभिक अनुभव क्या था, हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे प्रारंभिक अनुभव में, किसका पहला पॉइंट है प्रारंभिक अनुभव में क्या था। तो 1757 में इन्होंने सबसे पहले 24 परगना की जमींदारी मिल गई थी। तो यहाँ से भी इन्होंने प्रारंभिक अनुभव लेना शुरू किया और 1760 में, मतलब 3 साल के बाद, 1757 से 1760 के बाद जो है बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी मिली थी। तो मतलब 1757 में, ठीक है, 1757 में आप देखेंगे कि 24 परगना, कितना परगना, 24 परगना। और 1760 में आपको देखो बर्धमान, मिदनापुर, ठीक है, और चटगांव, ये 3 का जिम्मेदारी इनको मिला था, ठीक है। और 65 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी जिम्मेदारी मतलब मिल गया था, ठीक है। आपको इलाहाबाद की जब संधि हुई तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मामला का अधिकार इनके हाथों में आ गया था, जिसको अब यहाँ पे देखो कितने हो गए टोटल। 57 में आपको देखेंगे, 57 में 24 परगना, 60 में आपको मिदनापुर, चटगांव और बर्धमान, 65 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और की दीवानी मामला में अधिकार हो गया, है ना। 72 में, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आप देखोगे तो 72 में जो है ना प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाद सब, क्योंकि आपको पता है कि द्वैत शासन जो 65 में लागू किया गया था, ठीक है, और 72 में समाप्त कर दिया गया। तो 72 में क्या हुआ कि जब 72 में जो प्रत्यक्ष नियंत्रण बंगाल पर स्थापित हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी आय को अस्थिरता लाने के लिए, है ना, अपना ध्यान कहीं और देने के लिए, है ना, इसने क्या किया, 1975 में सबसे पहले नीलामी 5 सालों के लिए कर दिया गया, मतलब 1780 तक की नीलामी कर दिया गया था। तो इनको ऐसा लगने लगा कि जो नीलामी 5 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो 5 साल की नीलामी कर रहे हैं, है ना, उससे भू राजस्व का वसूली अच्छा खासा हमें हो जा रहा है, ठीक है। इसको पंचसल्ला कहते हैं, पंचसल्ला, ठीक है, पंचसल्ला, ठीक है, क्या बोले, पंचसल्ला। तो 72 में जब प्रत्यक्ष नियंत्रण लिया बंगाल, उड़ीसा का, और 75 में सबसे पहले पंचसल्ला का उन्होंने किया, मतलब टर्म्स के थ्रू उसने नीलामी किया, है ना। और फिर से 77 में जो है भू राजस्व के अधिकार नीलामी किए गए, उसके लिए
अंग्रेज को आय की अस्थिरता का सामना अब क्या 77 में उसने देखा, 77 में देखो, 75 में उन्होंने क्या किया, नीलामी की 80 तक, है ना, कितना 80 तक 5 सालों के लिए, ठीक है। तो 77 में इन्होंने देखा कि भाई एक काम करते हैं, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमें आय में स्थिरता ही नहीं मिल पा रही है, अस्थिरता है। मतलब 1775 में जो है 1775 में नीलामी 5 साल के लिए कर दी गई, और इसी 75 के जो 77 जो है 77 में देखा कि आय में अस्थिरता अभी भी नहीं आ रही है ना, स्थिरता अभी भी नहीं आ रही है। तो इन्होंने इसका दिमाग खटका, है ना, और इन्होंने दिमाग खटका और 1780 में, कितना में, 1780 में इन्होंने 5 साल पूरा होने के बाद 1780 में इन्होंने 10 सालों के लिए नीलामी कर दिया। कितने 10 सालों के लिए, 10 सालों में नीलामी कर दिया, और 10 सालों में फिर भी इसकी आय की स्थिरता बनी रही, मतलब नहीं बन पाई, ठीक है। और 1993 में फाइनली जो है उसको अस्थायी बंदोबस्त का नाम दे दिया गया, और अस्थायी बंदोबस्त में बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहला इसमें चेंज ये किया गया कि इसमें टोटल 19% ज़मीन था, मतलब जितने भी अंग्रेज के पास ज़मीन था इंडिया का, वो टोटल जो अंग्रेजों के पास ज़मीन था वो 17% था। 19% में भू राजस्व का मतलब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है। अब जब आपसे पूछ सकता है कि भू राजस्व किसके समय लागू किया गया था, तो सबसे पहले आपको देखा गया कर्नवालिस के समय लागू किया गया था, ठीक है। कर्नवालिस के समय 1793 में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछेगा, एक चीज़ और पूछ सकता है कि भैया एक बात बताइए इसकी विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले विशेषता ये थे ना कि जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक बना दिया गया। पहला, जमींदारों को मालिक बना दिया, ठीक है, मालिक बना दिया गया, ठीक है, जमींदारों को मालिक बना दी गई। इसके साथ साथ वंशानुगत कर दिया गया, क्या कर दिया, वंशानुगत, और उसके बाद हस्तांतरीय कर दिया गया, ठीक है, हस्तांतरीय। ये मालिक बना दिया गया, वंशानुगत और हस्तांतरित कर दिया गया, ये आपका एक पॉइंट हुआ। दूसरा इसमें ये था ना, दूसरा ये था कि जो कुछ शर्तें ऐसे रखे गए थे कि जैसे कि मान लीजिए सूर्यास्त कानून है, मान लीजिए कि जमींदारी स्थिरता लाने के लिए इतने सूर्यास्त कानून 1799 में एक लाया, 1799 में सूर्यास्त कानून लाया। इसमें ये बोला गया कि भैया एक बात बताओ, जिस डेट में आपको हम बोलेंगे ना जमींदारी मतलब भू राजस्व जमा करने के लिए, उसी डेट में आपको जमा करना है, अदरवाइज आपका जो है जमींदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो सूर्यास्त कानून से पहले आपको जमा करना पड़ेगा, अन्यथा मालिकाना हक खत्म हो जाएंगे। ये सारा आपका मामला वहाँ पे चल रहा था। तो दूसरी विशेषता क्या है कि सूर्यास्त कानून, पहला जो विशेषता है कि आप समस्त मालिक बना दिया गया, ठीक है। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा प्रावधान किया गया कि भैया देखिए, जो जमींदारों और किसानों के बीच में कितने भू राजस्व की वसूली होगी, है ना, कितने जमींदारी लेंगे, है ना, जमींदार लोग कितने भू राजस्व का वसूली करेंगे, ये कहीं ना कहीं उसमें दिया गया था, लेकिन व्यवहार में तो उसको लागू ही नहीं किया जा सका। तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें लिखा है कि जमींदारों किसानों को मध्य भू राजस्व की दरों का निर्धारण किया जाना था, बट ये व्यवहारिक में लागू नहीं हो पाया। और चौथा इसमें दे रखा है कि चौथा जो है मनमाने ढंग से चौथा दे रखा है कि देखिए अब क्या है कि 10/11 भू राजस्व का निर्धारण। अब देखो यहाँ पे किसान है, यहाँ पे जमींदार है, ठीक है। तो जमींदार से ये कितना, अंग्रेज है, ये जमींदार है, तो जमींदार से 10 भाग लेगा, और इसके बीच में कितना राजस्व वसूलेगा जमींदार, ये नहीं पता, ठीक है। तो ये व्यवहार में लिखा था, मतलब उसमें, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाया, तो ये पता ही नहीं चला। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो जमींदार से जो 10 भाग लिया गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे कि अंग्रेजों 10 भाग लिया गया बच्चा। एक मिनट, इसको कोई अच्छा से लेता है, ये नहीं मजा आ रहा है, ये भी मजा नहीं है। चलो ठीक है, इसी को रखते हैं, इसमें काम करते हैं। और हाँ ठीक है, इसमें भी हमको कौन सा लेना है, इसमें हमको ए वाला लेना है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो कि जो भू राजस्व का निर्धारण जमींदारों से किया गया है ना, तो अनुभव के आधार पर कर दिया गया। भैया आपको पता है कि धीरे धीरे ज़मीन का जो हालत ख़राब होता जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अनुभव के आधार पर उसने 10 भाग लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना।
तो जमींदार भी क्या करे भैया, जमींदार भी वसूलने लगा जोर जोर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो करों का निर्धारण जो है वो अनुभव के आधार पर कर दिया गया, मनमाने तरीके से किया गया भैया कि आप जितना चाहे वसूल सकते हो, ठीक है। करों का जो निर्धारण है सरकार और जमींदारों के मध्य समझौते के कुल हाँ, जो करों का निर्धारण है जो है जमींदार और सरकार के बीच में, जमींदार और सरकार के बीच में 10/11 था। कितना था? 10/11 था। कितना था बच्चा? 10/11 था। मतलब अगर उसने 111 मतलब 100 केजी वसूला है ना, तो उसमें 11वां इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 केजी। तो 9 केजी मल्टीप्लाई देखो इससे होगा, ऐसा होता है। अगर वो 100 केजी वसूला, ठीक है, तो 10/11 भाग कर दो, ठीक है, ऐसे। तो लगभग 99 बाद में कटेगा तो 1 केजी बच जाएगा। तो इसका मतलब 9 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में कटेगा तो मतलब ये 90 केजी कौन ले लेगा? अंग्रेज ले लेगा, और 10 केजी लेगा जमींदार। तो इस टाइप का इन्होंने रखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखा जाता है भैया, एक बात बताओ यार, प्राकृतिक आपदा का कोई प्रावधान ही नहीं था भैया कि प्राकृतिक आपदा आएगा और इसमें कुछ प्रावधान ही नहीं दिया आपने, है ना। ये तो देना भी चाहिए। तो ये विशेषता रहा है इसका, ठीक है। अच्छा, आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं भैया, एक बात बताओ, अंग्रेज जो है आखिर क्यों लागू किया? तो सबसे पहले इनका था कि इसमें धन की आवश्यकता थी काफ़ी ज़्यादा। क्या थी? धन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा। क्यों? इसका 2 मामला था इसका धन की। पहला है कि यहाँ के भारतीय वस्तु को खरीदना। क्या है? भारतीय वस्तु को खरीदना, ठीक है, भारतीय वस्तु खरीदना। और दूसरा था इसमें साथ है कि साम्राज्य विस्तार में जो खर्च होगा उसको साम्राज्य विस्तार करना। तो पहला था भारतीय वस्तु खरीदना, दूसरा था साम्राज्य विस्तार करना। इसका 2 मकसद था ये काम करने का। बात क्लियर हो गया ना? चलो, उसका प्रशासनिक व्यय भी करना था भैया को, है ना। मतलब साम्राज्य विस्तार करना था, प्रशासनिक व्यय करना था। मतलब प्रशासनिक व्यय का मतलब वेतन भी तो देना होता है, साम्राज्य विस्तार करना था और उत्पादों को भी तो खरीदना था। तो 3 मामला था बच्चा इसमें, आपको ध्यान रखना है। उत्पादों को खरीदना। दूसरा मामला इसमें था कि प्रशासनिक खर्च, और तीसरा इसमें मामला था बच्चा कि साम्राज्य विस्तार, और चौथा था कि आय में स्थिरता, ठीक है। ये आपका जो है 4 मामला था। आय में स्थिरता आ जाएगा, उत्पादों को खरीद लेगा बच्चा इसी पैसे से, प्रशासनिक खर्च भी चला लेगा, साम्राज्य विस्तार भी कर लेगा, और आय में स्थिरता भी मिल जाएगा कि हर साल बंधा तो कम से कम है। इस आधार पर हम बजट तैयार कर लेंगे अपना। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, आप बोलते हैं राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, बताओ ना भैया राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं। तो बोला था सबसे पहली जो है कि प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, है ना। आखिर उसने जमींदारी प्रथा क्यों लागू किया, क्यों जमींदारों को दिए भैया? खुद से तो कोई वसूल सकता था, लेकिन भैया आपको पता है इसको इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था में की अनुभव उतना नहीं थी। अब यह स्टार्टिंग में ही लगभग 10-12 साल ही अभी चलाया था अपना प्रशासन, ठीक है। तो इसको अनुभव नहीं था प्रशासन का। बात खत्म हुआ ना। मतलब 72 में इसने प्रशासन अपने हाथ में तो लिया, बस इसको वसूलने का प्रशासन अनुभव नहीं था। दूसरा इसमें प्रशासनिक खर्च को भी तो नियंत्रण करना था भैया, है ना। प्रशासनिक खर्चों को भी तो नियंत्रित करना था भैया। मतलब कि अगर मान लीजिए खुद से वसूलता तो प्रशासनिक खर्च तो ज़्यादा आता, तो प्रशासनिक अनुभव की कमी भी थी और प्रशासनिक खर्च को भी नियंत्रण करना था। दूसरा, इसमें एक राजनीतिक सहयोगी की इसको मिल जाता भैया। जब आप देखो जमींदार जो होगा, अगर उसको आप काम दे रहे हो तो आपके साथ हो जाता है ना, आपको सहयोग दे जाता है, समर्थन करने लगता है ना, तो आपको राजनीतिक सहयोगी के रूप में तो एक इंसान मिल जाता है। तो ये आपका 3 जो पार्ट हो गया, ये 3 जो हो गया आपका, ये राजनीतिक कारण हो गया कि जमींदारी प्रथा क्यों लागू किया गया। आर्थिक कारण आपको 4 कारण है कि उत्पादों खरीदेगा, ठीक है, साम्राज्य विस्तार करेगा, प्रशासनिक खर्च करेगा और आय की स्थिरता लाएगा। ये 4 कारण जो आय में स्थिरता, पहले उत्पाद, आय में स्थिरता, प्रशासनिक खर्च और, ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ रहेगा। अब यहाँ पे देखने भैया एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है ना कि नोट कारण के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार का यह तर्क है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यह भी गलत लिखा गया है ना। बढ़ावा मिलेगा नहीं भैया, यहाँ पे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एक तर्क दिया कि भैया हम जमींदारी प्रथा इसलिए लागू करें ताकि यहाँ पे जिससे कि हमें जो काट के देखिएगा आराम से हम नहीं लेंगे, और जो है जो किसान क्या करे अपने ऊपर खर्च करेगा, तो यहाँ कृषि को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और
और ज़मींदार भी विकास में रुचि ले पाएगी। मैं ज़मींदारों और किसानों के बीच में संबंध बढ़ेगा, तो इससे ज़मींदार भी कृषि विकास में रुचि ले पाएगी, है ना। और यहाँ पे कृषि का विकास होगा, यहाँ पे कृषि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें बोला गया सरकार, परिणाम क्या निकला भैया। तो सरकार, इसमें देखो सकारात्मक शक्ति क्या होगा भैया। तो सकारात्मक सरकार के साथ क्या होगा कि आय में स्थिरता तो आ गई भैया, है ना। आय में स्थिरता तो आ गई, है ना। मतलब ध्यान में रखकर सरकार जो है बंदोबस्त कानून लागू किया, इस पर आय में स्थिरता तो आ गई, लेकिन नकारात्मक कारण नहीं हुआ भैया। कि नकारात्मक कारण नहीं हुआ कि भू राजस्व के पुनर्निर्धारण तो नहीं कर सकता ना भैया, है ना। मतलब भविष्य में आय वृद्धि की संभावना तो खत्म ही हो गई, समाप्ति हो गई उसका, है ना। ये हो सकता है ना। तो नकारात्मक क्या हुआ कि पुनर्निर्धारण तो कर ही नहीं सकता भविष्य में, इसीलिए उसकी आय में वृद्धि की संभावना खत्म हो गई। भविष्य में कभी भी सरकार जो है आय में वृद्धि कर ही नहीं सकती, क्योंकि अस्थाई है ना। तो सबसे पहले नुकसान ये हो गया भाई को, ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया भैया, दूसरा इसमें क्या वो नुकसान हुआ कि व्यापक जब ज़्यादा वसूलेगा, है ना। अत्याचार काफ़ी बढ़ रहा था ज़मींदारों को, तो किसानों में भी तो असंतोष बढ़ेगा। इसके कारण बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिला, किसानों की भागीदारी रहेगी राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। तो नुकसान दो चीज़ें हुआ, पहले भविष्य में आय की बढ़ने की संभावना खत्म हो गई, क्या हो गई, खत्म होगी। और दूसरा इसमें हो गया कि किसानों के बीच, किसानों और ज़मींदारों के जो अत्यधिक शोषण के कारण किसानों का, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना ये दिखाई देता है कि असंतुष्ट रहा किसान। जमींदारों पे क्या प्रभाव पड़ा नकारात्मक भैया, कि एक बात बताऊँ, जमींदारों में ये प्रभाव पड़ा कि आधे से शुरुआती वर्षों में देखा तो आधे से ज़्यादा जमींदारों की जमींदारी खत्म हो गई, है ना, खत्म हो गई। अतः वह उनकी खत्म होगी तो उनकी प्रतिष्ठा पर तभी तो जो प्रभाव पड़ा। तो नकारात्मक ये हुआ कि शुरुआती वर्षों में, प्रारंभिक दशकों में जो है, प्रारंभिक दशकों में, है ना, कठोर शर्तों के कारण जो है बहुत सारे जमींदारों की जो है जमींदारी समाप्त कर दी गई, है ना। दूसरा हालांकि देखा तो सर्वाधिक फायदेमंद रहा, ठीक है। जमींदारों की आपसी आय बढ़ी, ठीक है, और फायदेमंद रहा, और राजनीतिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेजों के साथ चलता था तो लोग इसको प्रतिष्ठा भी देते थे। दूसरी बात सर्वाधिक इसको फायदेमंद भी रहा, क्योंकि इसको आय में वृद्धि हो गया भैया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि जमींदारों का प्रभाव क्या पड़ा। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट दशकों में जो है जमींदारी तो छीन ली गई, लेकिन देखा जाए तो अधिक फायदेमंद भी रहा, क्यों, क्योंकि आय भी बढ़ा और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती रही उसकी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नोट में क्या है कि अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ की ओर अनुपस्थित बेरोजगार जमींदार निकलकर सामने आ जाता है, ठीक है। आपको पता ही अनुपस्थित बिचौलिए आ जाते हैं भैया, बिचौलिए महाजनों की उत्पत्ति हो जाती है। आपको पता है जब किसान के पास चीज़ें नहीं रहेंगे, पैसे नहीं बचेंगे, तो महाजन के पास दौड़ेगा पैसे के लिए, है ना। तो पैसे के लिए महाजन के उदय हो गए, बिचौलिया भी इसमें आ गए, है ना, अनुपस्थित जमींदार भी आ गए। तो अनुपस्थित जमींदार, बिचौलिया, महाजन, ठीक है, ये सारा कुछ आपको याद रहना है। किसानों पर प्रभाव पर किसे पड़ा, तो भैया एक बात बताओ, जमींदारी बंदोबस्त इसने अत्यंत दुखदायी था, है ना। मालिकाना हक तो पहले छीन लिया गया, प्रतिष्ठा भी चली गई, ठीक है, प्रतिष्ठा चली, अपने ही जमीन पर बटाईदार की तरह काम करने लगा। मतलब पहला ये दुखदाई ऐसा रहा कि इसको मालिकाना हक छीन लिया गया, जिसके कारण उसकी बट्टी अपने ही खेत में बटाईदार की तरह काम करने लगा। प्रतिष्ठा भी गया भैया, प्रतिष्ठा भी गया, सामाजिक प्रतिष्ठा था वो भी चला गया किसानों का। मतलब मालिकाना हक तो गया, बटाईदार की तरह काम कर रहा था, उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा भी इसकी चली गई, तो किसानों का नुकसान तो होगा। उसके बाद आय में बड़े पैमाने पर गिरावट भी आई, है ना। कैसे गिरावट आई, एक बीच और देखोगे, गिरावट आई, मालिकाना हक छीनने से क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जमींदारों के दया रहमो करम पर किसानों की स्थिति हो गई, और सामुदायिक ज़मीन पर भी जमींदारों ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। जैसे जहाँ पे गाय बैल चराते थे तो वहाँ पर भी साबियो ज़मीन थी, सरकार की ज़मीन थी, है ना, उसमें भी जमींदारों का पहरा हो गया, ठीक है।
उसके बाद किसानों ने निवेश भी नहीं किया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या बोला गया भैया कि इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले मालिकाना हक छीना गया, बटाईदारों की बटाईदार जो थे, है ना, उनका भी चला गया, समाधि प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई, ठीक है, आय में कमी हो गई, हक छीन लिए गए, जमींदारों की दया पर रहने लगे, सामुदायिक संपत्ति भी चली गई, ठीक है, कृषि में निवेश भी नहीं हुआ जमींदारों के द्वारा, ठीक है। ना केवल किसानों की कमी बल्कि ना केवल किसानों की आय में कमी हुई, बल्कि ऋणों के जाले में फंस गए, है ना, समझ हो गया ना। महाजनों की चालाकी, शोषण और वर्ग द्वारा प्रशासक मशीनरी का दुरुपयोग भी किया गया, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, है ना। जटिल न्यायिक प्रक्रिया में, है ना, जैसे कारकों ने किसानों को और भी मुसीबत में डाल दिया। मतलब अगर ऐसे न्याय की बात आ गई, अगर किसान न्यायपालिका के पास जाता था तो जटिल न्यायिक प्रक्रिया ऐसी थी कि न्यायपालिका भी जमींदारों का सपोर्ट करता था, तो इस प्रकार किसानों का हालत और भी खराब होती चली गई। अब आता है भैया रैयत बाड़ी बंदोबस्त। रैयत बाड़ी बंदोबस्त सबसे ज़्यादा ज़मीन पर लागू था। जो जमींदारी प्रथा था भैया वो 19% था, जबकि आपको देखना है कि रैयत बाड़ी परिषद 51% पे काम कर रही थी, ठीक है। अच्छा, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले जो प्रायोगिक तौर पर कैप्टन रीड ने, ठीक है, कैप्टन रीड ने 1992 में लागू किया, है ना। कैप्टन रीड, है ना, रैयत रीड, है ना, रैयत रीड, ठीक है, 1992 में। कितने बच्चे? 1992 में। जबकि जमींदारी प्रथा जो 1793 में है, कितने में? 1793 में। रैयत बाड़ी जो बंदोबस्त है 92 में आ गई थी, ठीक है। तो कैप्टन रीड, है ना, रैयत बाड़ी रीड मुंडों की सहायता से 12 महल में लागू किया गया, ठीक है, शुरुआत की गई 12 महल में मुंडों की सहायता से लागू की गई। 1820 में थॉमस मुंडो ने मद्रास प्रांत पर लागू कर दिया। 1820 के दशक में एल्फिंस्टन ने मुंबई में लागू किया। अब ध्यान देना इसको बहुत ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में आते हैं भैया कि सबसे पहले जो है रैयत बाड़ी प्रथा लागू की गई थी, है ना। रैयत बाड़ी प्रथा जो है कैप्टन रीड के थ्रू 1792 में, ठीक है। उसके बाद आता है आपको मुंड्रो, ठीक है। मुंड्रो ने 12 महल मुंड्रो में लागू किया। उसके बाद 1820 में मुंड्रो ने ही क्या हुआ, मद्रास प्रांत में लागू किया। 12 महल और मद्रास में 12 महल था, वहाँ पे दोनों जगह लागू किया। और आपको देखना पड़ेगा कि एल्फिंस्टन के द्वारा जो है मुंबई में लागू किया गया। एल्फिंस्टन से ना लगा विदेशी टाइप का, तो एल्फिंस्टन का मुंबई में विदेशी टाइप का नाम है, तो मुंबई ही विदेशी टाइप का माहौल है वहाँ पे, तो आपको इस टाइप का आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको रैयत बाड़ी की विशेषता क्या थी भैया, तो सबसे पहले इसमें बहुत बड़ी चीज़ इसमें आपको देखने को मिला कि जमींदारी के मालिकाना हक किसानों के पास ही रहा। किसके पास? किसानों के पास पहला जमींदारी हक किसानों के पास रहा। ये वंशानुगत और हस्तांतर, ये था पहला चीज। अब इन पे भी आपको सूर्यास्त कानून लागू किया गया, है ना। इनके पास भी बोला गया कि भैया एक बात बताओ, आपको भी सूर्यास्त कानून तो हम लागू कर ही देंगे, है ना। क्लियर हो गया। राजस्व जमा निर्धारित समय पर राजस्व जमा नहीं करेंगे तो आपका जो है आपकी जो है जमीनी निरस्त कर दी जाए। करों का जो निर्धारण था ये अपेक्षाकृत जो है वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। भैया वैज्ञानिक पद्धति क्या अपनाएगा तू, है ना। अगर वैज्ञानिक पद्धति अपनाता था आज हमारा किसान सही स्थिति में होता, लेकिन बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाएगा। वैज्ञानिक पद्धति में ये था भैया कि हम क्या करेंगे, भूमि का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है कि कौन सा जमीन सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपके गाँव में एक गाँव है, आपको इस एरिया में सबसे ज़्यादा है तो इस एरिया में आपको वर्गीकरण करेगा। 4 एरिया है तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। उसके बाद सर्वेक्षण करेगा, है ना। तो भूमि का वर्गीकरण करेगा कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन होता है तो इस एरिया में ज़्यादा हम टैक्स लगाएंगे, इस एरिया में कम टैक्स लगाएंगे। ये वर्गीकरण और सर्वेक्षण के आधार पर अपने उसने टैक्स लगाया। टैक्स में ये बोला गया कि भाई 50% से ज़्यादा नहीं होगा। ये 50% वो होगा जब आप अपने खर्च को आप काट के जो बचेगा 50% उसमें आपको मुझे देना पड़ेगा। भैया आपको ये तो बोल दिया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो बोला इसमें सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण और सर्वेक्षण के आधार पर इसने टैक्स लगाया, है ना, भू राजस्व वसूला। और 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन व्यवहार में रियायतों से बहुत अधिक वसूला गया, ठीक है। इस प्रक्रिया के लागू में बड़ी संख्या में श्रेणीबद्ध कर्मचारियों की आवश्यकता थी।
अच्छा भैया, जब किसानों से कौन वसूलेगा? तो कर्मचारी ही वसूलेगा। तो श्रेणीबद्ध कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, है ना? ये बात आपको देखना है। ऑब्वियस सी बात है, वसूलेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? और इसको बोलता प्राकृतिक संकट के दौरान राहत का प्रावधान तो था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें भी राहत का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था। जमींदारी व्यवस्था के प्रति 30 वर्षों के अंतराल में करों का पुनः निर्धारण किया जाना था कि भैया जमींदारी प्रथम तो एकदम गलती की थी कि हम कभी पुनः निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें 30 वर्षों हम क्या करें, करों का निर्धारण करेंगे। ठीक है। अब यहाँ की आता तो रहित वस्तु व्यवस्था लागू करने की क्या कारण थी भैया, है ना? तो आर्थिक कारण उसमें था। आर्थिक कारण उसमें क्या था? उसमें आर्थिक कारण क्या था? उसमें आर्थिक कारण ये था कि हम वस्तुओं को खरीदेंगे, यहीं के वस्तुओं के यहीं से खरीदेंगे। दूसरा, यहाँ की जो है मतलब आय में अस्थिरता आ जाएगी। तीसरा है कि हम साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। चौथा, प्रशासनिक खर्च को हम बढ़ाना चाहते हैं। इसमें उसने क्या दलील दिया, आर्थिक कारण क्या थी इसका? तो आर्थिक कारण ये थी कि अस्थायी बंदोबस्त में जो उसने नुकसान झेला ना, है ना, गलती जो किया ना, इसमें वो गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। तो बोलता अस्थायी बंदोबस्त से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए रैयतवाड़ी प्रथा लाया गया। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को बाजार के कच्चे माल के रूप में विकसित करना था। अब देखो 50% लेने का क्या रीजन था कि किसानों के पास कुछ पैसा बचेगा तो क्या होगा, हमारे वस्तु खरीदेगा। तो इनका एक मकसद था कि भारत को बाजार के रूप में विकसित करना। क्या करना? भारत को बाजार के और कच्चे माल के रूप में विकसित करना, है ना? क्लियर हो गया। तीसरा कारण ये था कि भैया विस्तार करना तो था ही, है ना, भारतीय उत्पादन से भारतीय खरीदना ही, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखा वैचारिक कारण ये थे कि वैचारिक कारण ये था हो गया कि उपयोगितावादी विचारधारा थी, है ना। कि उपयोगितावादी विचारधारा का मतलब होता है कि यहाँ पे उसको बल देना था, बल ये देना था कि उपयोगितावादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि शायद पैसे खर्च करना, है ना। विचारधारा का प्रभाव, इसके अंतर्गत भूमि पर रियायतों के मालिकाना समर्थन। ठीक है, इस देख लेने का ChatGPT पे भू राजस्व निर्धारण में ब्रिटिश विचारकों का प्रभाव था, है ना। अब इस जो रैयतवाड़ी था इसमें विचारक भी तो बहुत थे भाई कि देखो पहले तो गलती कर दिए थे, इस पर गलती मत करना, ये तो ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव भी था। तो सबसे पहले आपको देखना है कि रैयतवाड़ी क्या कारण था भैया। तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त में जो गलती किया था उसको ध्यान में रखा गया, है ना। अब औद्योगिक क्रांति तो हो ही रही थी, है ना, उस समय, क्योंकि यहाँ से बहुत सा दोहन लेके जा रहा था, तो वहाँ तो विकास तो होगा ही। देखो औद्योगिक क्रांति कोई एक दिन का नहीं था। अब यहाँ से रोज लेके जा रहे कच्चा, तो वहाँ पे क्या करें, उद्योग ही फैलाएंगे। तो ये बहुत सारे उद्योग लगने लगे, तो इसको बोलते हैं क्रांति आने लगी उद्योगों में, अलग अलग उद्योग लगने लगे, है ना। जब अलग अलग उद्योग लगने लगे तो भारत में इसको मार्केटिंग की जरूरत भी थी ना, विश्व में अलग अलग जगह पर मार्केटिंग करेगा। तो जब इंडिया के पास पैसा छोड़ेगा तब तो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए इसको विकसित करना था, भारत को बाजार के रूप में विकसित करना था और कच्चे माल के रूप में विकसित करना था, समझे ना। तो कच्चे माल के रूप में विकसित करना था बाजार के। तो दिमाग में बैठा रहना कि इंडिया का बस एक मकसद था ब्रिटिश का कि भारत को बाजार के रूप में प्रयोग करना और कच्चे माल का, है ना। मतलब कि हम गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकें भारत में और भारत से जितने ज़्यादा संसाधन निकाल सके, बस यही मकसद पर काम कर रहा था। चलो अब यहाँ पे देखते हैं भैया परिणाम क्या हुए इसका। तो सकारात्मक परिणाम अंग्रेजों को तो दिखा ही दिखा हो, बेसी बात दिखेगा भैया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें कि जो वसूलने वाला जिसका उद्देश्य में ध्यान में रखकर लागू किया गया था उसमें सरकार की सफलता तो मिल गई भैया, मिल गई। लेकिन नकारात्मक यह था कि काफ़ी खर्च से नुकसान भी हुआ भैया, प्रशासनिक खर्च में। ठीक है, व्यवहार में देखे छोटे छोटे किसान जो है, भूमिहीन किसानों का व्यापक अभाव यहाँ पे है। छोटे छोटे किसान का तो बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, लेकिन जो बड़े किसान थे, मंझले किसान थे, उसको ठीक ठाक फायदा हो गया। तो भूमिहीन किसानों का व्यापक शोषण हुआ, है ना, क्योंकि भूमिहीन किसानों को दूसरी ज़मीन पर करना लगा। किसानों को छोटी छोटी ज़मीन, जो छोटे छोटे किसान थे उनको भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। जबकि मंझले और बड़े किसान थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। और जिनको फायदा नहीं हुआ वो कई विद्रोह और राष्ट्रीय के दौरान उसने अपनी भूमिका निभाई। किसानों पर प्रभाव क्या पड़ा भैया कि बड़े और मंझले किसानों पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा, मतलब हुआ इसका बेहतर ही रही है। सैद्धांतिक स्तर पर भूमि पर रियायतों का
रेतों की ज़मीन भी मिल गई, है ना, मालिकाना हक भी दी गई। तो फ़ायदा यही हुआ किसानों को कि देखो बड़े और मझले किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। दूसरा इसमें होगा मालिकाना हक भी उसी के पास रहा, प्रतिष्ठा तो कम से कम बनी रही भैया। तीसरा है कि हालांकि जमींदारी बंदोबस्त यहाँ छोटे किसानों के आय में गिरावट अधिकांश किसानों में हुए। तो अब यहाँ पे क्या था कि अभी भी इसमें जब किसी को खर्च नहीं होने की वजह से जमींदार जो है ऋणों के किसान जो ऋणों के जाल में फंसते भी चले गए, है ना। जमींदारी बंदोबस्त की तरह यहाँ इस बंदोबस्त में भी किसान ऋण के जाल में फंसते चले गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आते हैं महालबाड़ी प्रथा। महालबाड़ी 30%। देखो 19, 51 और 30%। ध्यान रखना बच्चा, ये बात ध्यान रखना। तो 1819 में मैकेंजी ने, है ना, मैकेंजी ने इसे कहाँ लागू किया? सबसे पहले इसको लागू किया कहाँ पे बच्चा? आप ध्यान दोगे, ऊपर में लिखा गया था। अब यहाँ पे देखना है कि हाँ, महालबाड़ी पर था, है ना। हाँ, तो हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, तो हॉल्ट मैकेंजी ने नामक अधिकारी सर्वप्रथम इसे लागू किया, है ना। और इसको 1922 में उत्तर प्रदेश में लागू किया। 1922 में, 1822 में शायद यूपी में लागू किया। कितना बच्चा? यूपी में लागू किया, ठीक है। 1833 में मार्टिन बर्ड को भारत की महालबाड़ी बंदोबस्त का प्रवर्तक माना जाता है। मार्टिन बर्ड को, है ना। 1833 में जो है मार्टिन, ठीक है, किसका बच्चा? मार्टिन बर्ड को जो है महालबाड़ी प्रथा का जनक माना गया, ठीक है। विशेषता क्या रही होगी बता ना, विशेषता क्या रहेगी? तो जो रैयत बाड़ी में दिखा आपको सेम विशेषता दिखेगी। पहला, मालिकाना हक जो है किसानों के पास ही रहा। हालांकि राजस्व वसूली के लिए समस्त गांव या मोहल्ला को एक इकाई बना दिया। समझ में आ गया ना? एक इकाई। जमींदारी में क्या कि जमींदारों को देना था। रैयत बाड़ी में क्या था कि अंग्रेजों को डायरेक्ट आता था वसूली करने के लिए। अब महालबाड़ी में क्या है कि एक गांव को इकाई बना दिया गया, है ना। इसमें लंबोदर को जमींदारी वसूली करने का हक दे दिया गया कि आप ये काम करो लंबोदर जी, आप लंबा हो, सभी को देखो, ठीक है, और जमींदारी वसूल करके हमें दो, ठीक है। जो रैयत जमीन मतलब अदायगी समय पर नहीं करता उसकी ज़मीन हटा दिया जाता, मतलब हक खत्म हो सकते थे, ठीक है। सर्वप्रथम जो है इसे बंदोबस्त रजिस्टर्ड और मैप का प्रयोग किया गया। मतलब सर्वप्रथम ऐसा बंदोबस्त था जिसमें रजिस्टर और मैप का प्रयोग किया गया, है ना, कि मैप के आधार पर इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। मतलब हम इसके आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि कितनी हम बंदोबस्त लेंगे, ठीक है। महलबाड़ी के शेष प्रावधान कमोबेश रैयतबाड़ी की तरह ही थे, है ना। मतलब कि क्या हो सकते हैं कि आपातकालीन के समय क्या थे? मतलब राहत का प्रावधान होगा, ठीक है, आपातकालीन के समय राहत का प्रावधान होगा, है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? बाकी आपका जो प्रभाव जो पड़ा ना, सेम वैसे ही रहा। देखो, महलबाड़ी को लागू किए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य थी कि रैयतबाड़ी की तरह ही थी। इसका एक महत्वपूर्ण अंतर था कि प्रशासनिक खर्च को कम करना। अच्छा, रैयतबाड़ी इसलिए लागू किया गया था क्योंकि वो आगे बढ़ा सके, है ना, तो 30 सालों में समीक्षा कर सके, गलती नहीं करेगा। और रैयतबाड़ी में क्या किया कि प्रशासनिक खर्च को बढ़ा दिया। अब इसमें तो प्रशासनिक खर्च को कम कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? आपका क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। चलो, जय हिंद, जय भारत ट्यूशन।